ग्रीटिंग्स एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। हम आज 20 फरवरी का न्यूज़पेपर एनालिसिस आपके साथ करने वाले हैं। मैं हूं आपका होस्ट और आपका दोस्त हर्षवर्धन त्रिपाठी और शुरू करते हैं आज के एनालिसिस को। आज के न्यूज़पेपर में बहुत सेलेक्टेड टॉपिक्स हैं, जैसे कि इंडियंस बहुत सारे कनाडा और यूएसए जाते हैं बेटर लाइवलीहुड जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की तलाश में। तो इसमें हमें कितने तरीके के वीज़ाज होते हैं उनको चेक करना पड़ेगा। और आखिरकार ऐसा क्यों है कि भारत के बहुत सारे बच्चे, पैसे वालों के बच्चे, कनाडा और यूएस जैसे कंट्रीज़ में सेटल होना चाहते हैं। तो ये एस्पेक्ट हमें ऐसे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी चेक करना है और इसमें हमें वीज़ा के टाइप्स को हम देखेंगे, तो हम GS2 और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इन दोनों टॉपिक्स को चेक करेंगे। पर्टिकुलरली यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के वीज़ा को हम देखेंगे यहाँ पे कि यूएसए कितने तरीके के वीज़ाज प्रोवाइड करता है। सेकेंड टॉपिक जो है, इंडिया अपने INS विक्रांत का एक सेकेंड वर्जन प्लान कर रहा है और इंडियन नेवी ने कहा है कि वो सेल्फ सफिशेंसी पाना चाहती है 2047 तक अपनी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ में। तो हमें प्रीलिम्स और GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इस टॉपिक को भी देखना है। तेलंगाना का तेजा चिली जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ रहा है। अब तेजा चिली क्या है? तेलंगाना में कॉटन और आंध्र प्रदेश में भी कॉटन और चिली का प्रोडक्शन जो है वो काफ़ी है। तो तेजा चिली के ऊपर हम थोड़ी बातें करेंगे यहाँ पे। ऑब्वियसली ये GS3 और प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से होगा, बिकॉज ये सब रिलेटेड है एक्सपोर्ट से, इकोनॉमी से। ठीक, थोड़ा बहुत इसका डिस्कशन आपके GS1 में भी हो सकता है, जहाँ पे आप सॉइल टाइप्स के बारे में जानकारी रखने की कोशिश करते हैं। आर्किटेक्चर ऑफ मुगल्स पे हमें चर्चा करनी है GS1 और प्रीलिम्स से पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आर्किटेक्चर ऑफ मुगल्स, एक्चुअली मुगल्स आज के दिन में दो जगह पे आए थे। शिवाजी महाराज की जयंती पे अमित शाह के कुछ स्टेटमेंट्स आए हैं, तो वहाँ पे मुगल के बारे में बात हुई है। और दूसरा एक आर्किटेक्चर के ऊपर बात हुई है कि किस तरह के मुगल आर्किटेक्चर श्रीनगर जैसे एरिया में, जो कि ऑब्वियसली वल्नरेबल एरिया होता है अर्थक्वेक से रिलेटेड, तो मुगल का आर्किटेक्चर काफ़ी पुराना है लेकिन कारगर है अर्थक्वेक शॉक्स को बर्दाश्त करने में। तो मुगल के आर्किटेक्चर के ऊपर हमें ऑब्वियसली चर्चा करनी है, तो GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से करेंगे। ऑपरेशन दोस्त इन टर्की, उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। इंडिया सोलर पावर सप्लायर बनना चाहता है और PM कुसुम, दोनों इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स हैं गवर्नमेंट स्कीम्स के, तो GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से उसको डिस्कस करेंगे। नॉर्थ कोरिया ने फिर से चेतावनी दी है कि अगर यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उसके ऊपर से फ्लाई करते रहा तो वो अपनी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल फायर कर देगा, यानी कि पॉसिबिलिटीज़ ऑफ न्यूक्लियर वॉर हमें यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ICBM और MTCR जैसी चीज़ों को हम प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। तो आई होप आपको पूरा एजेंडा क्लियर हो गया होगा। आखिरी में दो एक्सप्लेन्ड हैं जिसमें कि सिकल सेल एनीमिया के बारे में बात की गई है, और उसके बाद एक और टॉपिक है जहाँ पे आपके लिए बेसिकली एक सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस की बात की गई है। अब सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस पे सवाल आना बड़ा ही मतलब अनसर्टेन है, क्योंकि ये सिलेबस के किसी पोर्शन में है नहीं, सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड है। हाँ, सिकल सेल एनीमिया जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अब इंडियन जो है जो वेस्ट जाते हैं, दे टेक अप रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट। तो ये चीज़ एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि जो भी भारतीय बाहर जाता है उसको कुछ तरह के वीज़ाज प्रोवाइड होते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, HNI ग्रुप, यानी ऐसे लोग जिनके पास पैसा बहुत ज़्यादा है, हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स, ये दूसरे देशों में जाके इन्वेस्ट करते हैं और फिर उनको वहाँ पे नागरिकता मिल जाती है। कुछ ऐसे प्रोग्राम्स US में, पोर्टुगल में, ऑस्ट्रेलिया, माल्टा, ग्रीस, इन सब कंट्रीज़ में चल रहे हैं, जहाँ पे इंडियंस बेटर अपॉर्चुनिटी, हेल्थ केयर, क्वालिटी ऑफ लाइफ और एजुकेशन के लिए जाते हैं। अब आपको यहाँ पे इस पूरे डेटा में यू विल फाइंड दैट 2.25 लाख इंडियंस हैव गिवन अप देयर सिटीजनशिप। इंडियन सिटीजनशिप, भारत की नागरिकता छोड़ दी है। पिछले कई दशकों में ये सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसका सीधा एक रिफ्लेक्शन ये होता है कि हमारे यहाँ पे बेटर अपॉर्चुनिटीज़ नहीं हैं। तो अब ज़रा इस पैराग्राफ को देखिए। 2022 में 2.25 लाख इंडियंस रिनाउंस्ड इंडियन सिटीजनशिप, हाईएस्ट सिंस 2011, ये मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने बताया। डेटा रिफ्लेक्ट करता है कि हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स जो हैं वो वेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं इन सभी अपॉर्चुनिटीज़ के लिए। ठीक है, हेल्थ केयर, क्वालिटी लाइफ, एजुकेशन, अमंग अदर फैक्टर्स। अब हाई नेट इंडिविजुअल्स कौन होते हैं? तो यहाँ पे लिखा हुआ है हाई नेट इंडिविजुअल्स आर दोज हु हैव वेल्थ ऑफ ओवर 1 मिलियन और 8.2 करोड़। वेरी इंपॉर्टेंट। तो 8.2 करोड़ से ऊपर उनके पास पैसा है तो ऑब्वियसली भारत देश में क्यों रहेंगे, बाहर जाएंगे। ये किसने कहा?
ये हेनले ग्लोबल सिटीजन्स रिपोर्ट ने कहा है, जिसने कहा 3.47 लाख हाई नेट इंडिविजुअल्स जो हैं दिसंबर 2021 से अभी तक आ चुके हैं। ठीक है, और इस 3.5 लाख में लगभग लगभग 1.5 लाख जो हैं वो सिर्फ 9 शहरों में है, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, गुरुग्राम एंड अहमदाबाद। तो ऑलरेडी आपको दिखाई देगा छोटे टाउन से नहीं, ऑलरेडी बड़े टाउन से लोग निकल के विदेशों में जा रहे हैं। इंडस्ट्री के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं उन्होंने अपना इंटरेस्ट दिखाया है रेसिडेंस थ्रू इन्वेस्टमेंट के प्रोग्राम्स के ऊपर, जिसमें स्पेशली आप यूएस का EB-5 वीज़ा देखते हैं, पोर्टुगल का गोल्डन वीज़ा देखते हैं, ऑस्ट्रेलिया का गोल्डन टैलेंट इंडिपेंडेंट वीज़ा, माल्टा परमानेंट रेसिडेंसी प्रोग्राम और ग्रीस रेसिडेंस बाय इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम, ये सभी आपको दिखाई देगा। यानी कि अगर आपके पास 8.5 करोड़ रुपए के लगभग है तो आप दूसरे देश में जाइए, यूएसए आपको EB-5 वीज़ा देगा और फिर अगर अपना इन्वेस्टमेंट बढ़िया रहा तो 5 साल बाद आपको नागरिकता दे देगा। अब EB-5 वीज़ा प्रोग्राम जो है ये रिक्वायर करता है मिनिमम इन्वेस्टमेंट ऑफ अमाउंट $8 लाख, दैट इज़ अराउंड 6.6 करोड़ ओवर अ पीरियड ऑफ 5 to 7 ईयर्स। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। और आपको 10 परमानेंट जॉब्स क्रिएट करनी रहती है वहाँ पे। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आपको यूएस की नागरिकता मिल जाती है, अमेरिकन सिटीजनशिप आफ्टर 5 ईयर्स। इसी को कुछ हद तक ग्रीन कार्ड भी कहा जाता है, हालांकि ग्रीन कार्ड काफ़ी डिफरेंट होता है, बट ग्रीन कार्ड के बारे में देखोगे तो इसका मतलब यह है कि एक परमानेंट रेसिडेंट कार्ड होता है, एक तरह का आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट होता है जो कि ये शो करता है कि यूनाइटेड स्टेट्स में आप परमानेंट रेसिडेंसी है। अब परमानेंट रेसिडेंसी को सिटीजनशिप मत समझिएगा, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपको अलाउ करती हैं कुछ समय के लिए रहने के लिए, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको नागरिकता मिल जाती है। तो ये नागरिकता वाली बात नहीं है, आप रह सकते हैं, और इसीलिए आपको परमानेंट रेसिडेंट्स कहा जाता है, लीगली कॉल्ड एज परमानेंट रेसिडेंट्स। इंडियन पेरेंट्स का जो रुझान जो है अपने बच्चों को EB-5 वीज़ाज़ के थ्रू वहाँ पे सेटल करने का ही रहता है, ताकि उनको फटाक से एक ग्रीन कार्ड मिल जाए, वो परमानेंट रेसिडेंट्स वहाँ पे रिकॉग्नाइज़ कर लिए जाएं। परमानेंट रेसिडेंट्स रिकॉग्नाइज़ करने के बाद नागरिकता भी मिल सकती है। ठीक है, जो फंड्स आते हैं वो एक एस्क्रो अकाउंट में इकट्ठा होते हैं, यानी कि एक तो सबसे पहले लेंडर है, लेंडर ने पैसे दिए बोरोवर को, पर बीच में एक थर्ड पार्टी है जो कि मनी को रिकॉग्नाइज करती है, और इसी को कहते हैं एस्क्रो अकाउंट। एस्क्रो अकाउंट में आप बोरोवर जो है पैसा उधार लेने वाला वो यूज़ नहीं करता है, बोरोवर एक थर्ड पार्टी रेगुलेट करती है कि कैसे पैसा जाएगा, तो एस्क्रो अकाउंट में आता है और लोन्स की तरह दिया जाता है फॉर डेवलपमेंट एंड कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स। जैसे ही प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाता है, बोरोवर इस लोन को रीफाइनेंस करता है, एक लॉन्ग टर्म डेट लेता है बैंक से और उसको 5 साल में चुका देता है। अब इसका मतलब क्या है कि भारत का पैसा विदेश जा रहा है, कह सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली ऐसा कहना सही नहीं है। द ट्रेंड डिड नॉट नेसेसरली मीन दैट मनी इज गोइंग आउट फ्रॉम इंडिया। इसका मतलब ये हो सकता है कि फंड्स का डाइवर्सिफिकेशन हो रहा है, यानी सारा पैसा भारत में ना लगा के कुछ विदेशों में भी भारतीय लगा रहे हैं। आज वेल्दी फैमिलीज़ में ये चोचले ज़्यादा देखे जाते हैं, पैसे वाले लोग जो हैं वो बाहर ही जाना चाहते हैं क्योंकि उनको बिजनेस एनवायरनमेंट फ्लेक्सिबल मिल रहा है, प्रोफेशनल और एकेडमिक जो चीज़ें हैं वो अच्छी मिल रही हैं, तो इसीलिए ऑल्टरनेटिव रेसिडेंसी प्रोग्राम जो है ना वो उनको ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है। तो अब इसमें पॉजिटिव्स क्या हैं और इसमें नेगेटिव्स क्या हैं, इन चीज़ों को आप कहीं से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। पॉजिटिव्स ये है कि लाइवलीहुड के बारे में आपको पता चलेगा। तो इस न्यूज़ में बहुत सारी स्टोरीज़ बताई गई हैं कि जैसे कि एक व्यक्ति था, वो कनाडा गया, कनाडा में उसने जाके शादी कर ली। अब ये व्यक्ति जब कनाडा जाता है, शादी करता है, तो कनाडा में ही एक बेबी गर्ल होती है, छोटी बेटी होती है। अब कभी कभी क्या होता है, वो अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने दिल्ली आ जाता है। तो जब ये दिल्ली आता है तो ये जो लिटिल गर्ल है इसकी, है ना, ये सिक हो जाती है दिल्ली आके। अब दिल्ली आके क्यों सिक हो जाती है? क्योंकि यहाँ पे एयर पोल्यूशन जो है, because air pollution is too much, because water pollution is too much, air pollution is too much, water pollution is too much। ऑल्सो जो टेस्ट है फूड का, टेस्ट और फूड जो है वो बच्चे को सूट नहीं करता है, तो ये बीमार हो जाती है, और इसीलिए ये बच्ची वापस कनाडा जाती है पापा के ऑफिस वाली जगह पे, और कनाडा जाके शी इज़ ऑल फाइन। तो ये आपको दिखाता है कि ये कहीं ना कहीं हेल्थ इंडिकेटर है, हेल्थ एंड सैनिटेशन
एक बहुत बड़ा रीज़न है जो कि भारत में बढ़िया नहीं है। सेकेंडली, इस बेबी गर्ल के अगर हम अपॉर्चुनिटीज़ की बात करें तो अपॉर्चुनिटीज़ फॉरेन में ज़्यादा है। तो इसमें आप जेंडर डिस्पैरिटी देख सकते हैं, जेंडर डिस्पैरिटी, इक्वल जेंडर अपॉर्चुनिटी, जेंडर बैलेंस, ये सब चीज़ें आपको दिखाती हैं कि ये सोसाइटल स्टेटस कैसा है, समाज का सोसाइटल स्टेटस बढ़िया है वहाँ पे। फिर आप यहाँ पे ये दिखाते हो एजुकेशन, एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट ऑब्वियसली वहाँ पे बेटर है, आईटी लेड है, इनोवेशन ड्रिवन है, इनोवेशन ड्रिवन है। पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, पर कैपिटा इनकम भी अच्छी है, और रिकग्निशन ऑफ टैलेंट भी है वहाँ पे फॉरेन में। अगर आप टैलेंटेड हो तो आपको रिकग्नाइज करते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें बताती हैं बेटर लाइवलीहुड्स, बेटर लाइवलीहुड्स, फाइनेंशियल स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटीज़। तो यही सब चीज़ें पॉजिटिव्स हैं, ठीक है। ऑल दीज थिंग्स आर वेरी प्लस। तो हम जब प्रोज लिखते हैं तो हम इन एस्पेक्ट्स पे प्रोज लिखेंगे, लेकिन अगर इसी एस्पेक्ट पे हमको माइनस लिखना है, लेट्स से निगेटिव्स, इससे निगेटिव्स क्या हो रहे हैं, बहुत बहुत ज़्यादा निगेटिव्स हैं। सबसे पहला निगेटिव तो यही है ब्रेन ड्रेन, जिसको हम कह सकते हैं। ब्रेन ड्रेन, वेल्थ ड्रेन, सब हो रहा है ना। जो चीज़ें भारत में हो सकती हैं वो यहाँ पे हो नहीं रही, यहाँ का पैसा बाहर जा रहा है, दिमाग बाहर जा रहा है। तो ये एक निगेटिव एस्पेक्ट है। सेकंड है इंडियाज पोटेंशियल जो है, इंडिया का जो पोटेंशियल है वो हमेशा अंडर रिप्रेजेंटेड रहेगा भारत देश में, और ये डिमांड क्रिएट नहीं करेगा तो नो मोटिवेशन, नो मोटिवेशन फॉर प्रोग्रेस, ठीक है। तीसरा ये है कि और निगेटिव ये हो सकता है कि इंडिया से जो इंडियंस हैं वो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करके इंडिया में इन्वेस्ट करें। इंडिया may not be able to cater to their aspirations। तो ये इंडिया के लिए निगेटिव है। इंडियंस ही फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करने लगे तो ये इंडिया के लिए निगेटिव हो जाएगा ना। रादर मेक इन इंडिया करना चाहिए। तो ये प्राइड वाली बात नहीं है कि भारत से बाहर जा रहे हैं तो कुछ गलत कर रहे हैं। भाई देखो, तुम्हारे पास पैसा रहेगा ना तो तुम भी जाओगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम भारत भारत ही करोगे, तुम्हारे पास पैसा नहीं है तो तुम यही बोलोगे कि यार देश पहले आता है। आज तुम्हारे पास पैसा आएगा तो क्यों छोड़ना चाहोगे तुम भारत में, ठीक है। एक जनरल भाषा में बात करें, आम भाषा में बात करें, इसमें कोई आइडियलिस्टिक होने वाली बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप एक एस्पिरेंट की तरह देख रहे हैं तो आपको निगेटिव्स पॉजिटिव्स तो बताने ही हैं, निगेटिव्स भी बताने हैं। और क्या निगेटिव हो सकता है इसका? और निगेटिव आप खुद से अपने मन से क्रिएट कर सकते हैं। आप ये कह सकते हैं कि बेसिक यहाँ पे जो टैलेंट का पोटेंशियल है उसको कभी इम्पीटस मिलेगा नहीं। नो इम्पीटस टू टैलेंट, नो इम्पीटस टू टैलेंट। अगर टैलेंटेड लोग आगे आएंगे ही नहीं तो टैलेंट को इम्पीटस कैसे मिलेगा? एक काबिल व्यक्ति के लिए ज़रूरी है ना कि उसको पहचानने वाले लोग होने चाहिए, तो ऊपर की पोजीशंस पे काबिलियत होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं, ये आप ध्यान रखिएगा। ये न्यूज़ थी जिसमें अब प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वीज़ाज इंपॉर्टेंट होते हैं। देखिए, एक होता है स्पेशलिटी ऑक्यूपेशन, यानी कि अगर आपके पास कुछ पर्टिकुलर काम है, प्री अरेंज प्रोफेशनल जॉब, नासा वासा में काम होगा तो H1B वीज़ा मिलेगा। H1B1 वीज़ा हमने बहुत सुना है। ये ट्रीटी बेस्ड टेम्पररी वर्क वीज़ा होता है जहाँ पे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइंड विद चाइल्ड एंड सिंगापुर परमिट क्वालिफाइड चिलियन एंड सिंगापुरियन सिटीजन्स to temporarily work in the US in certain circumstances. Only Chilean and Singaporean citizens are eligible as principal applicants. तो क्या है, यूएस का जिन कंट्रीज के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है उनको ये H1B1 वीज़ा प्रोवाइड करता है। दूसरा है H2A
सीजनल एग्रीकल्चरल वर्कर्स, यानी एग्रीकल्चरल वर्कर्स के लिए H2A होता है। इसमें कैच ये है कि इंडिया और भूटान के लोग एलिजिबल नहीं होते हैं। दूसरा है H2B वीज़ा, जो कि स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर्स के लिए है, जहाँ पे अगर आप यूएस काम करने आ रहे हैं टेम्प्रेरी या सीजनल नेचर की जॉब करने के लिए, और जहाँ पे यूएस वर्कर का शॉर्टेज है, तो वो आपको वीज़ा प्रोवाइड करता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इनकी वीज़ा पॉलिसी जो है वो किस तरीके की है। वो अपने अलग अलग सेक्टर के अलग अलग इन जो कह सकते हैं वर्किंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं उन सबको फिल करने के लिए है। तो इसका मतलब बहुत ज़्यादा आइडेंटिफिकेशन है यूएस में। तो ये तो हो गई यार प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात। ये हो गई हमारी पहली न्यूज़ कवर, दूसरी भी न्यूज़ कवर हो गई। अब इंडिजिनस आईएनएस विक्रांत के ऊपर वाले टॉपिक पे बढ़ते हैं। नेवी ने प्लान किया है कि वो विक्रमादित्य जो हमारा जब रिटायर होगा उसके पहले वो एक नया विक्रांत ले आएंगे। एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत जो कि डॉक यार्ड से बाहर जा रहा है, अभी काफ़ी उसमें इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, ठीक है। To sail out of the dockyard after a long refit, the Indian Navy is finalizing plans to repeat the order for INS Vikrant size indigenous aircraft carrier 2 IAC-2। तो विक्रांत का नाम जो है ऑफिशियल नेम विक्रांत का, वो उसका नाम दे दिया है इन लोगों ने इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1, ठीक है, विथ सम मॉडिफिकेशंस विच विल बी वेरी क्लोज टू INS विक्रमादित्य लीविंग सर्विस, और उसका रिप्लेसमेंट ही होगा, ठीक है। नेवी कंटिन्यू करती रहेगी अपनी कैपेसिटीज़ को फॉर अ लार्जर एंड मोर केपेबल कैरियर अकॉर्डिंग टू नेवी चीफ एडमिरल आर हरि कुमार। ऑलराइट, तो यहाँ पे दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट जो कि ये डेवलप कर रहा है। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड हैज एक्वायर्ड कंसिडरेबल एक्सपर्टीज इन बिल्डिंग एन एयरक्राफ्ट कैरियर विद INS विक्रांत एंड दैट वुड नॉट गो आइडल ऑन रिपीट ऑर्डर। तो कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड जो है वो बनाना चाह रहा है। अब प्लान था, द प्लान वॉज एट IAC-2 शुड बी बिगर देन IAC-1। 44,000 टन का वाटर रिप्लेसमेंट है INS विक्रांत का, IAC-2 का 65,000 टन करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है, मेंटेनेंस का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। तो ये सब चीज़ें यहाँ पे आपको लिखी गई हैं। INS विक्रांत की स्पेशलिटी लिखी गई है कि 262 मीटर लंबा है, 60 मीटर चौड़ा है, 44,800 टन्स का पानी रिप्लेस करता है। 4 जनरल इलेक्ट्रिक के LM2 2500 इंजन्स हैं जो कि 28 नॉट्स की मैक्सिमम स्पीड देते हैं, 7,500 नॉटिकल माइल्स का एंड्योरेंस देते हैं एक बार के फ्यूल में। तो ये बहुत बड़ी बात है अपने। और उसके बाद हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर भी है जो कि रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी नेवी कितने तरीके से काम कर रही है। और ये है आपकी पहली लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस की फर्स्ट टेस्ट फ्लाइट जो कि की गई INS विक्रांत में, सेफ लैंडिंग। अब कंट्री के बारे में और हम देख लेते हैं, जहाँ पे वो ये कह रहे हैं कि हमारा जो सबसे पहला इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर INS विक्रांत वो 2023 के एंड में कम्प्लीटली ऑपरेशनल हो जाएगा। इंडिजिनस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट LCA नेवी MiG-29 जो हैं वो अपनी लैंडिंग्स कर रहे हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर पे। अब एक एयरक्राफ्ट कैरियर पे अगर आपको एक शिप है, लेट्स से इफ़ दिस इज़ अ शिप जिसको आप ऊपर से देख रहे हैं मान लीजिए, ठीक है, और ये आपका एयरक्राफ्ट कैरियर है और ये उसका डॉक है मान लीजिए। तो अगर ये शिप समुंदर में है तो ये शिप आपने क्या देखा, 7,500 नॉटिकल माइल्स तक तो खुद ही जा सकता है। लेकिन अगर इसमें एक एरोप्लेन लैंड हो सकता है तो ये इसको 1,000 किलोमीटर का रेडियस प्रोवाइड कर देता है इसकी रीच में। अब 1,000 किलोमीटर का आप पाई स्क्वायर कर लीजिए, तो आप 22/7 इंटू 1,000 कर लीजिए, इतने किलोमीटर स्क्वायर का आपको एरिया मिल जाता है एक समुंदर में एक इंडियन एयरक्राफ्ट कैरियर 1 से। और यही अगर आपके पास 3 हैं तो आपका पूरा का पूरा इंडियन ओशन, अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल, ये तीनों रीजन में आप एक साथ सर्वेलेंस कर सकते हैं। और अगर आप इंडिया को देखेंगे तो इंडिया के पास वाकई में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि आपको एट द सेम टाइम तीनों जगह पे प्रेजेंट होना ज़रूरी है टू एंश्योर द सिक्योरिटी ऑफ दिस वास्ट 7,500 किलोमीटर कोस्ट लाइन। इजंट इट? डोंट यू थिंक सो? तो ये यहाँ पे बात हो गई आपके INS कैरियर की। अब ये एयरक्राफ्ट कैरियर बनाया किसने है? डिफेंस DRDO ने बनाया है, जिसने कि ये
इन जनवरी 2020 DRDO हैज सक्सेसफुली डेमोन्स्ट्रेटेड कि LCA जो है INS विक्रमादित्य पे लैंड कर सकता है। ठीक, ये ट्विन इंजन एयरक्राफ्ट जो है अभी बनाने वाले हैं और ज़रूरत है एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी को कि वो ये इंजन बनाए, ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर, TED-BF। तो ये टर्म याद रखिएगा आप, TED-BF, है ना। और जो कि छोटा सा स्मॉल इंजन होगा 26 टन्स का, विंग फोल्डिंग ऑन द एक्सपीरियंस ऑफ LCA नेवी, और पॉलिटिकल लीडरशिप को प्रॉमिस किया है 2047 तक। तो ये कुछ 2 प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि एक है LRSAM, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, जो कि हमारी शिप में लगानी है, ठीक है। और ये मीडियम रेंज तो है ही हमारे पास, MF स्टार रडार, ये इंपॉर्टेंट है। और तीसरा TED-BF। तो TED-BF, LRSAM और MF स्टार रेडार, ये तीनों चीज़ें अपने कैरियर्स में लगाने का प्लान इनका चल रहा है। तो ये हो गई हमारी तीसरी न्यूज़ भी कवर एक तरीके से। आगे बढ़ते हैं। अब तेलंगाना का जो तेजा चिली है वो हॉट प्रॉपर्टी हो गया बहुत सारे नेशंस में। ये खम्मन ज़िले में बनाया जाता है। खम्मन एग्रीकल्चर मार्केट जो है ये वाली चिली बनाती है, काफ़ी तीखी है। सिर्फ तो इसका यूज़ क्या क्या है, क्यों इसका इतना एक्सपोर्ट में डिमांड है। ये लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है खम्मन, देखिए तेलंगाना में, रेड चिली का, ठीक है। जो कि सिर्फ इसको डिशेस की वजह से नहीं जाना जाता है, बल्कि बहुत सारी डेलिकेसीज़ हैं और वो पेपर स्प्रे में भी मेन इंग्रेडिएंट्स होता है। इसमें एक पर्टिकुलर तरह का तेल निकलता है जिसको हम कहते हैं ओलियो रेजिन। ओलियो रेजिन ये नेचुरल चिली एक्सट्रैक्ट है जिसकी वजह से तेजा चिली की डिमांड बहुत ज़्यादा है बहुत सारे एशियन कंट्रीज़ में। अब मुदीगोंडा में एक ओलियो रेजिन एक्सट्रैक्शन की चाइनीज़ कंपनी है जो कि बाय प्रोडक्ट्स बनाती है, अपने क्लाइंट्स को देती है, ठीक है। ये चाइना, बांग्लादेश और फ्यू अदर साउथ एशियन कंट्रीज़, अब जैसे कि यू विल फाइंड थाईलैंड, उसको भी प्रोवाइड किया जाता है। वॉल्यूम ऑफ एक्सपोर्ट जो है वो बढ़ रहा है, लेकिन अभी एक न्यूज़ आई थी कुछ महीने पहले कि इनका जो प्रोडक्शन क्वांटिटी है वो घट रहा है। तो यहाँ पे एक रीज़न है, डिस्पाइट द ह्यूज डिमांड फॉर तेजा रेड चिली इन द इंटरनेशनल मार्केट, क्यों डिफ़िकल्टी हो रही है रिकवर द इन्वेस्टमेंट, क्योंकि कल्टीवेशन कॉस्ट जो है वो बहुत ऊपर जा रही है। तो सरकार को अगर एक्सपोर्ट प्रमोट करना है तो कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन को तो कम कर सकती है ना, करवा सकती है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये न्यूज़ आपको यही बता रही है, कह रहे जो बिग ट्रेडर्स हैं जो कि एक ह्यूज स्टॉक अपना कोल्ड स्टोरेज में रख सकते हैं लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए, वो जो पोटेंशियल ऑफ द कंट्री है उसी को रीप कर पा रहे हैं। यानी जो स्टोर कर पा रहे हैं, वेयर हाउस का पैसा दे पा रहे हैं, वही एक्सपोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। बाकी सब लोग को तो लोकल लेवल पे अपना क्रॉप बेच देना पड़ रहा है। अभी तक 2000 करोड़ का सालाना एक्सपोर्ट होता था, अब 2500 करोड़ का एक्सपोर्ट करने का प्लान है। अभी न्यूज़ में एक्स्ट्रा चीज़ क्या है, न्यूज़ में एक्स्ट्रा बात यह है कि जो 2 तेलुगु स्टेट्स हैं, दैट इज़ ऑब्वियसली आंध्र प्रदेश एंड तेलंगाना, जहाँ पे रेड चिली कल्टीवेशन 19 लाख टन तक का होता है, ठीक है, साल भर में। वो इंडिया का लगभग देखेंगे 2/3 ऑफ इंडियाज़ टोटल रेड चिली प्रोडक्शन इन्हीं 2 राज्यों में हो जाता है, 2/3। फार्मर्स जो हैं उन्होंने डिस्क्लोज़ किया है कि खारिफ क्रॉप से ज़्यादा मार्केट नहीं आ रहा है। रिपोर्ट इंडिकेट करती है कि 4 लाख एकड़ में तेलंगाना में ये रेड चिली उगाई जाती है, लेकिन मच ऑफ द क्रॉप इन द चिली ग्रोइंग रीजन्स ऑफ अनडिवाइडेड खम्मन एंड वरंगल डिस्ट्रिक्ट्स डिवास्टेट हो गई, क्योंकि एक नया थ्रिप्स वायरस नाम का बीमारी भी इनको अफेक्ट कर रहा है। तो आपने पहला रीज़न देखा दोस्त, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बढ़ रहा है। दूसरा रीज़न आपने देखा कि यहाँ पे एक पेस्ट जो है इनको काफ़ी इफेक्ट कर रहा है। तीसरा रीज़न आपने देखा कि स्टोरेज का इतना बड़ा एरिया प्रोडक्शन में होने के बाद भी जो सिर्फ स्टोर कर पा रहे हैं वही एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं। अब चिली जो है, मिर्ची उगाना, ये हॉर्टिकल्चर प्रैक्टिस में आता है, हॉर्टिकल्चर, ठीक है। 48.29 लाख टन्स का यील्ड है, 12.43 लाख हेक्टेयर्स का लैंड है। अब इसमें हम सजेशन के रूप में रायतू बंधु स्कीम के बारे में बता सकते हैं, जो कि तेलंगाना की है, जो फार्मर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट स्कीम है। क्या है? FISS स्कीम। ये एक वेलफेयर प्रोग्राम है जहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट देती है किसानों को 2 क्रॉप्स है ईयर मैनेज करने के लिए, ताकि जो स्टेट के किसान हैं वो डे टू डे वर्क पे ना जा पाएँ और बेसिकली अपना किसानी करें, ठीक है, उनके पास वजह हो किसानी करने की।
तो ये रायतू बंधु स्कीम में ही सोल्यूशन छुपा है। तो 2 क्रॉप्स के लिए दिए जा सकते हैं जिनका प्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, जिनका एक्सपोर्ट पोटेंशियल ज़्यादा है, वो है कॉटन और रेड चिली। लेकिन एक क्राइसिस आ जाएगी, ये सब कैश क्रॉप्स हैं। अभी सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर यानी कि खाने पीने के लिए फूड सिक्योरिटी का चैलेंज आ जाएगा। तो फूड सिक्योरिटी के लिए तो इस स्टेट को थोड़े बड़े छोटे मोटे फार्मर्स को इंश्योर करना चाहिए कि वो सीरियल्स, मिलेट्स, क्रॉप्स, इस तरह की चीज़ें उगाएं। अब जो सॉइल होती है तेलंगाना में, वो बेसिकली आप देखेंगे रेड सॉइल है, लार्जली रेड सॉइल, और कुछ रीजन्स में यू विल फाइंड ब्लैक सॉइल टू बी देयर। तो रेड सॉइल और ब्लैक सॉइल दोनों मिलके, हालांकि लार्जली यू विल फाइंड रेड सॉइल टू बी प्रेजेंट इन तेलंगाना। ठीक है, तो ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट थी नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट हाँ क्योंकि एग्रीकल्चर से रिलेटेड थी तो हमने उसको डिस्कस कर लिया। ये अगली न्यूज़ जो है, यहाँ पे मुगल स्टाइल आर्किटेक्चर के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए ये फोटोग्राफ को देखिए ध्यान से, ये 5 स्टोरी हाउस है एक्सटेंसिव वुडवर्क के साथ। अब इस आर्किटेक्चर से अर्थक्वेक कैसे बचेगा, आपके दिमाग में सवाल आ रहा होगा। जी बिल्कुल सही आ रहा है। ये आर्किटेक्चर एक छोटा सा फोटोग्राफ है, रिफ्लेक्शन है। जो आर्किटेक्चर की बात कर रहे हैं वो है उरुसी। उरुसी अब मुगल एरा का होम आर्किटेक्चरल एलिमेंट, जो कि क्या करता है, वुडन शटर्स हैं यूज्ड एज पार्टीशन वॉल्स विद इन होम्स इंस्टेड ऑफ कंक्रीट वॉल्स। तो इसका मतलब यहाँ पे सजेशन ये है कि कंक्रीट वॉल्स का ना इस्तेमाल करके वुडन वॉल्स का अगर इस्तेमाल किया जाए, तो जो कि मुगल लोग करते थे, तो उससे अर्थक्वेक का इम्पैक्ट जो है वो कम किया जा सकता है। ठीक है, उरुसी ऑक्टागोनल और डेकागोनल यानी 8 साइड्स और 10 साइड्स के ऑर्नामेंटल पिलर्स भी होते हैं, जिसमें जलाली हाउस जो है एक लैंडमार्क, श्रीनगर में एक लैंडमार्क आर्किटेक्चर एलिमेंट है। उरुसी का मतलब है पर्जिया से में हिडन ब्राइड। आप बेसिकली पर्दे की तरह इस दीवारों को खींच सकते हैं और कभी चाहें तो हटा सकते हैं, चाहें तो लगा सकते हैं। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग आर्किटेक्चर के बारे में न्यूज़ आई है। अब मुगल आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स को हमें चेक करना है। मुगल आर्किटेक्चर में फीचर्स की बात करें तो इनका एक आदत है मेन गेटवे बनाने की। लार्जली ये लोग रेड सैंडस्टोन यूज़ करते थे, जिसमें आप हुमायूंस टॉम्ब देखेंगे। द फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ दिस रूल वॉज हुमायूंस टॉम्ब। रेड सैंडस्टोन वर यूज्ड इन दिस बिल्डिंग। मेन गेटवे द टॉम्ब इज प्लेस्ड इन द मिड्स ऑफ अ गार्डन। तो गार्डन एरियाज बहुत ज़्यादा। अकबर ने बहुत सारे किले बनाए आगरा और फतेहपुर सीकरी में। जो बुलंद दरवाज़ा बनाया वो माइटी मुगल एम्पायर का ग्रैंडोर रिफ्लेक्ट करता है। तो बुलंद दरवाज़ा, फतेहपुर सीकरी के फोर्ट, आगरा के फोर्ट, और उसके बाद आप सलीम चिश्ती की टोम देखिए, जोधा भाई का पैलेस देखिए, इबादत खाना, बीरबल का हाउस, और बाकी फतेहपुर सीकरी की कोई भी बिल्डिंग देखेंगे तो आपको दिखाई देगा कि पर्जिया और इंडिया आर्किटेक्चर यहाँ पे मिल गया था। पर्शियन एंड इंडियन आर्किटेक्चर मेट टुगेदर। सलीम चिश्ती। जहांगीर के दौरान अकबर का जो मौसोलियम है वो बनाया गया एट सिकंदरा नियर आगरा। इसने टूम्ब भी बनाया इतिमाद उद दौला का, जो कि मार्बल का बना हुआ है। ठीक, शाहजहां ग्रेटेस्ट बिल्डर जो बोले जाते हैं मुगल्स में, उन्होंने मार्बल को बहुत एक्सटेंसिवली यूज़ किया और पत्थरों से इनले वर्क, डेकोरेटिव डिज़ाइन, जिसको हम पित्रा दुरो भी कहते हैं, जहाँ पे आप आर्चेस और मिनारेट्स को सुंदर तरीके से सजाते हैं, वो सब की चीज़ें की गई। रेड फोर्ट और जामा मस्जिद जो कि ताजमहल के जैसे बनाए गए थे, ये सब शाहजहां द्वारा बनाए गए कुछ इंपॉर्टेंट मोनूमेंट्स हैं। ठीक, गार्डन्स की बात करें तो आपने अभी अमृत गार्डन के बारे में तो सुना ही होगा। मुगल गार्डन्स का नाम अब अमृत गार्डन्स कर दिया गया है। वो अमृत गार्डन्स जो कॉन्सेप्ट है वो बाबर लेके आया था। शाहजहां ने रेड सैंडस्टोन को मार्बल के साथ रिप्लेस किया। यानी कि जो आर्किटेक्चर में रेड सैंडस्टोन का यूज़ होना, मेन गेटवे होना, देन यू विल फाइंड मार्बल का एक्सटेंसिव यूज़, देन यू विल फाइंड पीतरा दुरो का एक्सटेंसिव यूज़, देन यू विल फाइंड गार्डन्स होना, ये सब चीज़ें मुगल आर्किटेक्चर में कॉमन मानी जाती हैं। तो ये हो गया आपका प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से फैक्ट्स, और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से 5 इंपॉर्टेंट चीज़ें जो कि आप लिख सकते हैं मुगल आर्किटेक्चर में। अब आपको बात करनी है कि कोई ऐसी चीज़ें जो कि इंडिया और पर्शिया को सिंथेसिस बताए, तो आप
सलीम चिश्ती की टूम के बारे में, जोधाबाई के पैलेस के बारे में लिख के बात खत्म कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगली न्यूज़ पे। अमित शाह ने कहा कि जो भी मुगलों ने टेम्पल्स डिस्ट्रॉय किए थे वो शिवाजी ने रीबिल्ड किए। बहुत अच्छी बात है। इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे बहुत ज़्यादा तो डिस्कशन नहीं करेंगे बिकॉज अल्टीमेटली ये पॉलिटिकली सेंसिटिव है, लेकिन इन्होंने एक अच्छी चीज़ कही है। आफ्टर छत्रपति शिवाजी महाराज जो टेम्पल रिस्टोरेशन का काम है वो बड़े बड़े लोगों ने किया, जैसे बाजीराव पेशवा, नाना साहेब पेशवा, माधवराव पेशवा और फिर पुण्य श्लोक अहिल्या देवी ने। आज नरेंद्र मोदी जो हैं वो भी इस काम को कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो इम्पोर्टेंट लुमिनरीज हैं, डिग्निटरीज हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज, बाजीराव पेशवा, नाना साहेब पेशवा, माधवराव पेशवा और अहिल्याबाई होलकर, ये किसको बताते हैं? सब रिफ्लेक्ट कर रहे हैं मराठास को। तो मराठास जो है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? मराठा की कॉन्फिडरेसी पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? कॉन्फिडरेशन। कॉन्फिडरेशन यानी कि कोई एक पर्टिकुलर राजा नहीं है, सब अपने अपने राजा के इंपॉर्टेंट नाइट्स हैं। ठीक है, सबके पास एक रीजन है और उस रीजन के वो हेड हैं, और जब भी बात आ जाएगी किसी एक पे तो ये एक साथ काम करेंगे। जैसा आज आपको नाटो दिखाई देता है वैसे ही कॉन्फिडरेशन का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। होलकर, सिंधिया, पेशवा, ये सब अलग अलग कॉन्फिडरेसीज थी। शिवाजी की बात करें तो इनका जन्म 19 फरवरी को हुआ था। कब हुआ था? 19 फरवरी को हुआ था 1630 में शिवनेरी फोर्ट में, पुणे में। अब ये शाहाजी भोसले के बेटे थे, वो एक मराठा जनरल थे हु हेल्ड द जागीर्स ऑफ पुणे। तो ये जागीरदारी सिस्टम के बारे में आपको रीड करना चाहिए। ठीक है, एंड सूपे अंडर बीजापुर के सल्तनत के अंदर एंड जीजाबाई। ठीक, तो बीजापुर के सुल्तान के जो मिलिट्री कमांडर थे उनका नाम था शाहाजी भोसले और उनके बेटे थे शिवाजी। शाहाजी ने अपनी पूरी जिंदगी पुणे के बाहर ही बिताई है, इसीलिए शिवाजी की जो बेसिक जिंदगी का ख्याल बहुत सारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने रखा, जिसमें एक पेशवा शमराव नीलकंठ थे, एक मजुमदार थे बालकृष्ण पंत, एक सबनी थे रघुनाथ बलाल, एक दबीर थे सोनो पंत और एक उनके टीचर दादूजी कोंदेव, कन्होजी जेधे और बाजी पसलकर। ये सब शिवाजी को मिलिट्री में ट्रेन किया। शिवाजी की शादी साईबाई निम्बलकर से 1640 में हुई। तो ये तो हो गई शिवाजी की अर्ली लाइफ। शिवाजी के अब इंपॉर्टेंट बैटल्स के बारे में बात कर लेते हैं। 1645 में जो बीजापुर के सल्तनत हैं, ठीक है, उन्होंने उनसे सभी जो इम्पॉर्टेंट बैटल्स, जो किले हैं वो छुड़ा लिए थे, स्ट्रेटेजिक फोर्ट्स। शिवाजी हैड एमर्ज्ड एज अ थ्रेट फॉर मोहम्मद आदिल शाह, जिसने उनके पिताजी को 1648 में हुक्म किया था कि इनको अगवा कर लो, रख लो अपने पास। शाहाजी को तभी रिलीज किया जाएगा जब शिवाजी एक लो प्रोफाइल रखेंगे और फर्दर कॉन्क्वेस्ट नहीं करेंगे। तो मोहम्मद आदिल शाह शिवाजी का पहला दुश्मन, जिसने उनके पिताजी को ही बंधक बना लिया। फिर कुछ बैटल्स हुए। 1659 में बैटल ऑफ प्रतापगढ़ हुआ, जहां पे फोर्ट ऑफ प्रतापगढ़ छुड़ाया गया सतारा से, ठीक, बिटवीन फोर्सेस ऑफ शिवाजी महाराज एंड आदिल शाही जनरल अफजल खान, मोहम्मद आदिल शाह का जनरल अफजल खान। यहाँ पे सूरत 1664 में सूरत को सैक किया, जहाँ पे शिवाजी ने सूरत सिटी को ऑक्युपाई किया, और ये हुआ शिवाजी महाराज और इनायत खां, अगेन अ मुगल कैप्टन, इनके बीच में। फिर है बैटल ऑफ पुरंदर 1665। ये एक मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर के बीच का एक मेजर बैटल माना जाता है, बैटल ऑफ पुरंदर। फिर है बैटल ऑफ सिंगड़ 1670, और बैटल ऑफ सिंगड़ में सिंगड़ फोर्ट जो है उसको टेक ओवर किया। ये तानाजी मालुसारे, मराठा रूलर शिवाजी के अंडर एक कमांडर तानाजी मालुसारे, और उदयबान राठौर, ये फोर्ट कीपर थे जयसिंह के अंडर। इन्होंने मुगल आर्मी चीफ से लड़ा लिया, और इसी पे तानाजी वो मूवी बनी है बड़ी फेमस अजय देवगन की, तानाजी मालुसारे और उदयबान राठौर। फिर हुआ बैटल ऑफ कल्याण 1682-83 में, जहाँ पे बहादुर खान ने मराठा आर्मी को हराया और कल्याण जीत लिया। फिर हुआ बैटल ऑफ संगमरमर 1679 में,
जो कि मुगल एम्पायर और मराठा एम्पायर का लास्ट बैटल बोला जाता है, लास्ट बैटल विच वॉज फॉट बाय शिवाजी। तो 1645 से आप देखा कि बीजापुर सल्तनत के फोर्ट्स छुड़ाने से लेके 1679 तक ये बहुत बड़ा एक फेज़ है, 30 साल का, लगभग 30 इयर्स का फेज़, जहाँ पे ये अक्सर मुगलों के साथ टकराते रहे। तो ये शिवाजी और मराठा कॉन्फिडरेसी पे एक गोल्डन पीरियड की तरह माना जाता है। और ऑब्वियसली जब हाईलाइट कर रहे थे इन सब चीज़ों को हमारे होम मिनिस्टर, तो उनका मतलब यही था। आगे बढ़ते हैं। ऑपरेशन दोस्त जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है। ऑपरेशन दोस्त एक ऑनगोइंग सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सीरिया और टर्की में किया था। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि हमारी जो फाइनल नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की टीम है उसकी फोटोग्राफ यहाँ पे खड़ी हुई है। एनडीआरएफ के जवान के जाबाज रेस्क्यूअर्स का तुर्की में सफल ऑपरेशन दोस्त कामयाब और उसका समापन हो चुका है। 151 एनडीआरएफ के लोग गए थे, डॉग स्क्वाड्स गए थे, जिन्होंने अर्थक्वेक अफेक्टेड कंट्री में अपना असिस्टेंस प्रोवाइड किया। तो सैल्यूट है इनको, वेलकम बैक होम। अब ये डॉग्स को आप देख सकते हैं, ठीक है, ये बहुत बड़ा मिशन है भारत के लिए। अब टर्की ने बेसिकली अपने जो भी अर्थक्वेक के रेस्क्यू एफर्ट्स थे उसको भी एंड कर दिया, ये भी न्यूज़ आई है। तो इंडिया के अभी हम कुछ पुराने जो रेस्क्यू ऑपरेशंस रह चुके हैं अर्थक्वेक पे उनको देख लेते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जब कटरीना नाम का हरिकेन आया था तब भी भारतीय एयरफोर्स ने 25 टन का सप्लाई भेजा था। मालदीव्स में ऑपरेशन कैस्टर नाम का चीज़ किया था जब 2004 में सुनामी आई थी। श्रीलंका में ऑपरेशन रेनबो किया था श्रीलंका में, जहाँ पे 2004 में सुनामी में वो बहुत अफेक्टेड था। म्यांमार में 2060 में साइक्लोन नरगिस आया तो भी इंडिया ने मटेरियल सपोर्ट भेजा और पहला देश था जिसने कुछ मदद की थी। जापान में 46 एनडीआरएफ की टीम गई थी 2011 में जब सुनामी आई थी, और यही एनडीआरएफ का पहला मिशन भी माना जाता है। नेपाल में ऑपरेशन मैत्री कंडक्ट कराया था 2015 में, जहाँ पे 16 रेस्क्यू टीम गई थी और टन्स ऑफ मटेरियल गया था नेपाल के लिए। तो भारत में ये जो पॉलिसी है कि अब हम इसको ऐसे कह सकते हैं, नेबरहुड फर्स्ट, पहली चीज, दूसरा फर्स्ट रिस्पॉन्डर। ये दोनों इमेजेस पे इंडिया काम कर रहा है, नेबरहुड फर्स्ट और फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनना चाहता है, बनना क्या चाहता है, पूरी दुनिया कह रही है, आज भारत का लोहा मांग रही है कि कोई देश आए ना आए, भारत से मदद ज़रूर आएगी। कितनी आती है, क्या आती है, वो तो एक अलग बात है, लेकिन मदद आती है। अब ये बड़ा जो अर्थक्वेक हुआ है ना सर, ये अर्थक्वेक बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट है। अब अर्थक्वेक्स के लिए आपको सीज्मिक जोन्स पढ़ने पड़ेंगे, और आपने इसमें द हिंदू से पढ़ा ही होगा कि जो अनातोलियन प्लेट है, ये अनातोलियन प्लेट कितनी वल्नरेबल है। इसी में अब आपको हमारे इंडिया के जो अर्थक्वेक रीजन्स हैं जो कि 5th ग्रेड पे हैं मरकाली स्केल में, उनको आपको देखना पड़ेगा, जो कि आप बेसिकली जम्मू एंड कश्मीर में हैं, हिमाचल प्रदेश में है और उत्तराखंड वाले रीजन्स में है। अब इंडिया के ऊपर अगली न्यूज़ है, इंडिया सोलर पावर का एक्सपोर्टर बनना चाहता है। तो इसमें न्यूज़ क्या है, कह रहा है कि ये देखिए 175 गीगावाट की रिन्यूएबल एनर्जी चाहिए थी हमको 2022 के दिसंबर तक, लेकिन अभी तक हम सिर्फ 122 गीगावाट की सोलर रिन्यूएबल एनर्जी लगा पाए हैं, जिसमें सोलर पावर जो है वो 100 गीगावाट है और सिर्फ 62 गीगावाट इंस्टॉल हुआ है। तो एक स्लो पेस चल रहा है। अब अभी आप देखेंगे हमारी रिन्यूएबल एनर्जी में, तो टारगेट है सोलर को 100 गीगावाट, बायोमास 10 गीगावाट, विंड 60 गीगावाट, स्मॉल हाइड्रो 5 गीगावाट। यानी कि अगर हम वॉल्यूम के हिसाब से देखें तो सबसे ज़्यादा रिन्यूएबल एनर्जी हम सोलर पावर से बनाना चाहते हैं। फिर हमारे पास विंड एनर्जी का पोटेंशियल है, विंड, वाटर भी नहीं है, विंड है। तीसरा बायोमास और चौथा हाइड्रो एनर्जी। तो ये आई थिंक 1 2 3 4 में सबसे ज़रूरी है सोलर, सोलर के पास है विंड, विंड के बाद है बायोमास और बायोमास के बाद है हाइड्रो। अब हाइड्रो एनर्जी को हम इतनी ज़्यादा नदियाँ होने के बावजूद भी हाइड्रो एनर्जी में इतने कम है, ऑब्वियसली क्योंकि ये सारी नदियाँ जो हैं हिमालयन रीजन में हैं और हिमालयन रीजन को हम छेड़ नहीं सकते बहुत ज़्यादा, ठीक। तो रिन्यूएबल एनर्जी के पोटेंशियल पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इंडिया के पास सोलर एनर्जी का बहुत बेशुमार पोटेंशियल है, जहाँ पे वो 5000 ट्रिलियन किलोवाट पर ईयर ऑफ एनर्जी बना सकता है, ठीक है। सोलर फोटोवोल्टाइक सेल्स जो हैं वो इंडिया में
बहुत एक एनर्जी रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोलर एनर्जी की माने तो उन्होंने कहा कि इंडिया में 748 गीगावाट की सोलर एनर्जी पोटेंशियल है, जहां पे आप कर लीजिए कि 3% ऑफ द वेस्ट लैंड एरिया टू बी कवर्ड बाय सोलर पीवी मॉड्यूल्स। इंडिया का जो टारगेट है वो भी हम देख ही लिया है, हम 500 गीगावाट 2030 तक भी अचीव करना चाहते हैं। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपेंशन प्लान इन रिन्यूएबल एनर्जी है ये। इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट है एशिया में, जहाँ पे फोटोवोल्टाइक सेल्स की बात करें तो लोग ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेना चाह रहे हैं। दुनिया में तीसरे स्थान पे है, इंस्टॉलेशन कैपेसिटी में चौथे स्थान पे है, और हम जर्मनी को भी ओवरटेक कर चुके हैं अपनी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी में, सोलर एनर्जी कैपेसिटी में। तो सर इसमें चैलेंजेस क्या हैं? अगर इतना सब कुछ बढ़िया चल रहा है तो इसी न्यूज़ में आपको चैलेंजेस के बारे में बताएगा। सबसे बड़ा चैलेंज है अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड। यार ज़मीन कहाँ है हमारे पास? आपने क्या देखा? वेस्ट लैंड। तो वेस्ट लैंड का गवर्नमेंट को एक्विजिशन तो करना ही पड़ेगा ना, इंक्रोचमेंट हटानी पड़ेगी। अवेलेबिलिटी ऑफ लैंड है। दूसरा, डिपेंडेंट हैं हम, वी आर डिपेंडेंट ऑन चाइना फॉर व्हाट? फॉर फोटोवोल्टाइक सेल्स। तो यही डिपेंडेंसी को हम एंड कर रहे हैं 2026 तक। वी आर ट्राइंग टू रिड्यूस इट, दिस डिपेंडेंसी। विथ रिगार्ड्स टू लैंड अवेलेबिलिटी वी नीड टू इंक्रीज इट। ट्रॉपिकल कंट्री है इंडिया, इंडिया इज़ अ ट्रॉपिकल कंट्री। जब आप सोलर एनर्जी के बारे में बात कुछ भी करेंगे ना सर, तो आप दो चीज़ें लिखना मत भूलिएगा, या दो चीज़ों के बारे में कभी मत भूलिएगा। एक, आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस है, जो कि इंडिया ने फ्रांस के साथ मिलके, फ्रांस के फ्रांसिस हॉलैंड जो उस समय वहाँ के राष्ट्रपति थे, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने मिलके 2015 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्टार्ट किया था। इसके बाद आप यूके का सुनते हैं, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, ये सुनते हैं आप? इसके बारे में भी आप, वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड, इसके बारे में भी आप लिख सकते हैं। ये दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं जब भी आप सोलर एनर्जी की बात कर रहे हैं। तो सोलर एनर्जी का कुछ ना कुछ एक हिस्सा हमने एग्रीकल्चर में लेके आ चुके हैं, जिसका नाम है पीएम कुसुम। पीएम कुसुम मिनिस्ट्री ऑफ न्यू और रिन्यूएबल एनर्जी की स्कीम है। ये स्कीम है जहाँ पे सोलर पंप्स इंस्टॉल किए जा रहे हैं और रिन्यूएबल प्लांट्स का एक ग्रिड बनाया जा रहा है जो कि किसानों को मदद कर सके। 2019 में ये लॉन्च किया गया था, और आई थिंक इसमें क्वेश्चन भी आ चुका है प्रीलिम्स में। 2021 में हाइड्रो पंप्स के ऊपर क्वेश्चन आ चुका है प्रीलिम्स में। तो आप देखेंगे कि ये 25,750 मेगावाट 2022 तक करना चाहता है। तो ये हो गई ख़त्म हमारी ये वाली न्यूज़, ठीक है। फर्दर अब हम कुछ और एक्स्ट्रा आगे की भी बात कर लेते हैं, जहाँ पे ICBM टेस्ट के बारे में देखिए कहा है। नॉर्थ कोरिया मेक्स फ्रेश थ्रेट्स अगेंस्ट ड्रिल्स, US बॉम्बर्स फ्लाई आफ्टर ICBM टेस्ट। नॉर्थ कोरिया ने कहा कि जो ICBM का टेस्ट कर रहे हैं ना, North Korea said its latest ICBM test was meant to further bolster its fatal nuclear attack capacity and threatened additional powerful steps over upcoming military drills between US and South Korea. US और साउथ कोरिया मिलकर मिलिट्री ड्रिल कर रहे हैं, और नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हमारी जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है वो न्यूक्लियर अटैक के लिए तैयार है। US ने अपने सुपरसोनिक बॉम्बर्स उसके ऊपर से उड़ाए, साउथ कोरिया और जापानीज वॉर प्लेन्स के साथ। सैटरडे को नॉर्थ कोरिया का पहला मिसाइल टेस्ट हुआ जनवरी 1 से, जहां पे किंग जोंग उन ने अपनी राइवल ड्रिल्स को जवाब दिया है और अपनी न्यूक्लियर आर्सेनल कैपेसिटी को बढ़ाया है, और अब यूएस के साथ अलग तरीके से वो डील करना चाहते हैं। नॉर्थ कोरिया कह रहा है कि हम ICBMs को लगातार टेस्ट करते रहेंगे क्योंकि ये रुक नहीं रहे। नॉर्थ कोरिया की न्यूज़ एजेंसी ने कहा कि उसकी जो ICBM मिसाइल, उसका नाम है हॉसोंग 15, वो सडनली ऑर्गेनाइज की गई बिना प्रायर नोटिस के, क्योंकि जो किंग है उसने, किम ने तुरंत ऑर्डर कहा। यूएस के B-1B बॉम्बर्स जो हैं, अदर एयरक्राफ्ट, उन्होंने साउथ कोरियन एयरक्राफ्ट को ज्वाइन किया, जापानीज जेट्स को ज्वाइन किया और कोरियन पेनिनसुला के पास उड़ने लग गए। अब ये सब चीज़ें बेसिकली आयरन क्लैड सिक्योरिटी कमिटमेंट टू साउथ कोरिया के चलते हो रही है, जिससे ऑब्वियसली नॉर्थ कोरिया को काफ़ी तकलीफ होगी। नॉर्थ कोरिया नहीं चाहेगा कि अमेरिका साउथ कोरिया में इंटरफेयर करे। नॉर्थ कोरिया की वही पोजीशन है साउथ कोरिया के ऊपर जो चाइना की ताइवान के ऊपर है, जो इंडिया की पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के ऊपर है,
जो रशिया की यूक्रेन के ऊपर है। अब भले ही अलग अलग रीजन्स हैं पर माइंडसेट एक ही है। तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स आखिरकार होती क्या हैं? तो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5500 किलोमीटर है। ये सिर्फ न्यूक्लियर वेपन्स को डिज़ाइन करने के लिए बनाई जाती है, ठीक है। इससे आप केमिकल, बायोलॉजिकल या पुराने कन्वेंशनल वेपन्स भी भेज सकते हैं बहुत एफिशिएंटली। इनके पास ग्रेटर रेंज होती है, ग्रेटर स्पीड होती है बाकी बैलिस्टिक मिसाइल्स के कंपैरिजन में। अब ऐसा नहीं है कि आप जो जैसी जितनी लंबी रेंज की मिसाइल बनाए उतनी बना सकते हैं। एक इंटरनेशनल लॉ भी बनाया गया इसके लिए, जिसको हम हेग कंडक्ट के नाम से जानते हैं। दैट इज द कंडक्ट अगेंस्ट बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन। बनाते नहीं जाना, इंटरनेशनल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। बैलिस्टिक मिसाइल प्रोलिफरेशन ये एक पॉलिटिकल इनिशिएटिव है जहां पे आप बैलिस्टिक मिसाइल्स के बनने, इकट्ठा करने, जमावड़े को कम करने की कोशिश कर रहे हो। इंडिया ने साइन कर रखा है ये कन्वेंशन। इसी तरीके से एक कन्वेंशन एक और है, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, 1987 में स्टैब्लिश किया गया, जो कि कहता है कि बैलिस्टिक मिसाइल्स को लिमिटेड क्वांटिटी में ही बनाना चाहिए और बाकी अनमैन्ड डिलीवरी सिस्टम्स जो हैं वो ऐसा नहीं हो कि बहुत कंट्री के पास भरते हुए चले जाएं, क्योंकि अल्टीमेटली केमिकल, बायोलॉजिकल, न्यूक्लियर अटैक से खतरा बढ़ता जाता है। इंडिया ने MTCR भी रिसेंटली 2016 में ज्वाइन किया है, जो कि आपकी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स पे एक रेंज लगाता है कि 700 से 800 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं कर सकती उनकी मारक क्षमता। कंट्रीज इनके पास ICBMs हैं, इंडिया, रशिया, US, नॉर्थ कोरिया, चाइना, इजराइल, UK और फ्रांस। सिर्फ इतनी देशों के पास ICBMs हैं। नॉर्थ कोरिया ने अपना पहला ह्वांगसोंग 14 टेस्ट किया तो 2017 में, और अभी आपने न्यूज़ में देखा कि ह्वांगसोंग 15 का टेस्ट इसने रिसेंटली कर दिया है। इंडिया की ICBM के बारे में बात करें तो इंडिया ने अपनी ICBM 2018 में बना ली थी, जिसका नाम है अग्नि 5, ठीक है। ये न्यूक्लियर केपेबल है। अग्नि 5 ये डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड, व्हीलर आइलैंड, उड़ीसा में टेस्ट की गई थी। ये इस मिसाइल का 5th लॉन्च था। अग्नि 5 सबसे एडवांस्ड सरफेस टू सरफेस इंडिजिनसली बिल्ट बैलिस्टिक मिसाइल है। 3 स्टेजेस की मिसाइल है, 17 मीटर ऊंची है और 1.5 टन का तक का न्यूक्लियर वॉरहेड कैरी कर सकती है। पूरा का पूरा पाकिस्तान खत्म हो जाएगा इतने बड़े न्यूक्लियर बॉम्ब में। अग्नि 5 की खास बात क्या है? फायर एंड फॉरगेट मिसाइल। एक बार लॉन्च हो गई तो रोकी नहीं जा सकती अनलेस एंड अनटिल आप उसको इंटरसेप्टर मिसाइल से एयर में ही ब्लास्ट करवा दो। इट इज़ डेवलप्ड अंडर इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ये पढ़ा हमने ICBM के बारे में। अब MTCR के बारे में आप नोट्स अपने कंप्लीट कर सकते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट। फर्दर सुप्रीम कोर्ट का सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस पे न्यूज़ आया। अब दोस्त इसमें क्या है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने DY चंद्रचूड ने रिफ्यूज कर दिया द सजेशंस ऑफ ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट इन अ सील्ड कवर ऑन द फॉर्मेशन ऑफ अ प्रपोज कमिटी टू इंक्वायर इनटू हिंडनबर्ग रिपोर्टर अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करने के लिए कहा। तो गवर्नमेंट कहती है कि हम देखिए जो भी चीज़ें आपको देंगे वो एक बंद लिफाफे में देंगे। अब बंद लिफाफे में जब आप कोई चीज़ देते हैं तो वो सिर्फ न्यायालय और गवर्नमेंट के बीच में रह जाती है, आम जनता कुछ नहीं कह पाती उसमें। तो अभी सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा कि देखिए अगर सब चीज़ आप सील्ड गवर्नमेंट में करने लगेंगे ना तो हमारे ऊपर, जुडिशियल इंस्टीट्यूशन के ऊपर क्वेश्चन मार्क आने लगेगा। तो इसीलिए 3 जजेस ने कहा कि गवर्नमेंट का जो सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस है, ठीक है, उसको अलग रखना है, उसको यूज़ नहीं करना है। और अभी हमें एक बैलेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है जहाँ पे पब्लिक का राइट टू नॉलेज है। दूसरा, नेशनल सिक्योरिटी की बात। हर चीज़ आप नेशनल सिक्योरिटी के नाम पे सुप्रीम कोर्ट को चुपचाप से नहीं दे सकते। ये गवर्नमेंट रूटीनली कर रही है, ठीक है, जिसके कंटेंट्स लोगों तक पहुंच नहीं रहे। लोगों तक क्या, सामने वाली पक्ष जो जिसने केस डाला है उसको भी नहीं पता चल रहा है। तो उसकी लाइफ और पर्सनल लिबर्टी जो है, जो पब्लिक कॉन्फिडेंस है, ओपन कोर्ट प्रिंसिपल है, इन सब पे क्वेश्चन मार्क आ रहा है। पिटिशनर्स अनेबल हैं डिफेंड करने में, उनको पता ही नहीं है कि उनके अगेंस्ट क्या चीज़, क्या डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के सामने, ठीक है। इसीलिए जो मटेरियल्स हैं सील्ड कवर में देंगे तो अल्टीमेटली कोर्ट कंपेल हो जाती है स्टेट के वर्जन को मानने के लिए। गवर्नमेंट का नैरेटिव जो है वो कोर्ट को एक्सेप्ट करना पड़ जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट बार बार नेशनल सिक्योरिटी के एजेंडा को आगे कर देती है, लेकिन ये चल नहीं पाएगा। तो यहाँ पे आपको ओरिजिन ऑफ पूरे सील्ड कवर जूरिस्प्रूडेंस के बारे में बताया, पर सील्ड कवर क्या होता है अगर आपको ये समझ में आ गया ना तो आप बाकी चीज़ें कर ले जाओगे इसमें, ठीक है। इसको
पढ़ने की कोशिश करिएगा। सुप्रीम कोर्ट में लास्ट में कहा है कि कुछ ऐसे गिनती के सर्कमस्टांसेस में ही सील्ड कवर हम एक्सेप्ट करेंगे जहाँ पे कोई दूसरा ऑप्शन ही ना हो हमारे पास। तो वो चीज़ बड़ी सेलेक्टिव है और सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी कि कब गवर्नमेंट सील्ड कवर में चीज़ें दे सकती है। अब इंडिया के जो सिकल सेल एनीमिया के ऊपर प्रॉब्लम है, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने कहा है ना कि वो सिकल सेल एनीमिया को, सिकल सेल डिजीज़ को, एनीमिया आयरन की कमी से होने वाली ये जेनेटिक ब्लड और डिसऑर्डर है जो कि ट्राइबल कम्युनिटीज़ में है। तो क्या इसका इलाज है? सिकल सेल एनीमिया इस बार बजट में इंपॉर्टेंट था क्योंकि इसको मिशन मोड में एलिमिनेट करने की तैयारी चल रही है 2047 तक। इंडिया सेकेंड वर्स्ट अफेक्टेड कंट्री है इन टर्म्स ऑफ प्रिडिक्टेड बर्थ्स विथ सिकल सेल एनीमिया, यानी कि ये पैदा होने के साथ साथ ही ये कंडीशन होती है। हीमोग्लोबिन जिसमें ऑक्सीजन कैरी होती है उसमें 4 प्रोटीन की सब यूनिट्स होती हैं, 2 अल्फा 2 बीटा। कुछ लोगों में म्यूटेशन हो जाता है और बीटा सब यूनिट्स जो हैं वो ब्लड सेल के शेप को अफेक्ट करती हैं और उसको एक सिकल की तरह दिखने लगता है ब्लड सेल आपका, यानी आपके ब्लड सेल को डायरेक्ट अफेक्ट करती है। एक आरबीसी जो होता है वो तभी मूव कर सकता है जब वो राउंड शेप का हो आपके खून में, लेकिन सिकल जो है वो स्लो कर देता है आपके ब्लड सेल्स के मूवमेंट को और कभी कभी ब्लड फ्लो को ब्लॉक भी कर देता है। सिकल सेल्स जल्दी मर जाते हैं, इसलिए आपके बॉडी में हमेशा आरबीसी की कमी रहेगी और ऑर्गन्स में सही तरह से ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है। जो ऑब्स्ट्रक्शंस और शॉर्टेजेस होते हैं उससे क्रॉनिक इनक्यूरेबल एनीमिया, पेन, फटीग, अक्यूट चेस्ट सिंड्रोम, स्ट्रोक और कई सारे सीरियस हेल्थ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। अगर आपने इसको ट्रीट नहीं किया तो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड सीवियर केसेस कैन बिकम फेटल इन द इनिशियल ईयर्स ऑफ लाइफ। कैन इट बी ट्रीटेड? देखिए, ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है, इसका कंप्लीट एलिमिनेशन तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसमें साइंटिफिक ब्रेक थ्रू अभी नहीं हुआ है। अभी जो सिर्फ क्योर बाकी है हमारे पास वो है जीन थेरेपी और स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स, जो कि डेवलपमेंट स्टेजेस में है और बहुत महंगा होता है। ब्लड ट्रांसफ्यूशन एक दूसरा तरीका है जहाँ पे आरबीसीज को रिमूव किया जाता है, ब्लड डोनेटेड ब्लड, जहाँ पे डोनेटेड ब्लड से आरबीसी रिमूव किया जाता है और पेशेंट में डाला जाता है। ये एक ट्रस्टेड ट्रीटमेंट है क्योंकि परमानेंट क्योर इसका नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है? स्कार्सिटी ऑफ डोनर्स, सेफ ब्लड, रिस्क ऑफ इन्फेक्शन, ये सब चीज़ें। क्या इंडिया ने किया अभी तक? आईसीएमआर ने और नेशनल रूरल हेल्थ मिशन ने अलग अलग स्टेट्स में आउटरीच प्रोग्राम्स करे फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड कंट्रोल ऑफ द डिजीज़। मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने एक पोर्टल लॉन्च किया जहाँ पे लोग अपने आप को रजिस्टर कर सकते हैं अगर उनको इस चीज़, ये बीमारी है या इसके मिलते जुलते कुछ भी ट्रेट्स हैं, ठीक है, जहाँ पे ये अल्टीमेटली इंफॉर्मेशन कवर की जाएगी। गवर्नमेंट ने स्पेशल कार्ड्स प्रोवाइड करने के लिए कहा है टू द पीपल बिलो एज ऑफ 40। ये कार्ड्स जो हैं डिफरेंट कैटेगरीज में स्क्रीन करेंगे, तो मतलब स्क्रीनिंग चल रही है अभी, तो अभी स्क्रीनिंग चलेगी तब तो इसको रिमूव करेंगे। क्या ये सिर्फ कुछ लोगों को अफेक्ट करता है? रिसर्च और स्क्रीनिंग प्रोग्राम्स कहते हैं कि हीमोग्लोबिनोपैथीज, दैट इज डिसऑर्डर्स ऑफ द ब्लड जो हैं वो ट्राइबल पॉपुलेशन में ज़्यादा कॉमन है। रिसर्च कहती है कि सिकल सेल एनीमिया ऐसी कम्युनिटीज़ में कॉमन है जहाँ पे मलेरिया एंडेमिक है, यानी मच्छरों से होने वाली बीमारी जहाँ पे होती है, ठीक है। डॉक्टर्स ने कहा कि सिकल सेल रेड ब्लड्स जो हैं वो सर्वाइव, मोर लाइकली टू सर्वाइव मलेरिया। दीज विद ट्रेट इन सम अफ्रीकन कंट्रीज वर फाउंड टू बी पोटेंशियली रेजिस्टेंट टू लीथल फॉर्म्स ऑफ मलेरिया एंड हैड अ सर्वाइवल एडवांटेज। यानी सिकल सेल एनीमिया में आप हो तो आप एनीमिया से मरोगे पर मलेरिया से नहीं मर सकते। इंडिया में जो स्टेट्स और यूटीज जहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन ज़्यादा है वहाँ पे मलेरिया का भी केस लोड ज़्यादा है, ठीक है। तो इसका मतलब जहाँ मलेरिया का केस लोड ज़्यादा है वहाँ पे सिकल सेल एनीमिया को ट्रेस करना भी बड़ा मुश्किल है, नहीं आसान है क्योंकि आपको मलेरिया इन्फेक्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो डॉक्यूमेंटेड प्रेवलेंस ऑफ SCA इज हायर इन कम्युनिटीज दैट प्रैक्टिस एंडोगैमी। ये बड़ी अजीब सी चीज़ है, शादी से रिलेटेड एंडोगैमी, यानी कि एक सिकल सेल एनीमिया, एंडोगैमी मतलब होता है ना, एक्सोगैमी होती, शादी करने के 2 तरीके होते हैं, एक्सोगैमी, एंडोगैमी। विद इन द फैमिली कर लें तो एंडोगैमी, आउटसाइड द फैमिली करें तो एक्सोगैमी। तो वहाँ पे जहाँ पे एंडोगैमी वो एक ही फैमिली से आ रहा है, जहाँ पे दोनों पेरेंट्स के पास ये जेनेटिक डिजीज़ है, वहाँ पे सिकल सेल के ट्रेट ज़्यादा होते हैं। तो ये हो गया हमारा GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हो गया हमारा GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। और आज के एडिटोरियल को अभी मैं आपको कवर करूँगा, जो कि आपको मिल जाएगा आपके चैनल पे। एडिटोरियल एनालिसिस नहीं ली है मैंने, बाकी सारे टॉपिक्स हमारे ऑलमोस्ट हो गए हैं। सो आई होप आपको आज का सेशन बढ़िया लगा होगा।
कैसा लगा आपको सेशन, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। दिस वॉज योर होस्ट एंड योर फ्रेंड हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एडिटोरियल एनालिसिस। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट।